हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में भूगोल के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस है जो किसी भी एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट, केवीएस, टीजीटी, यूपी, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक एक प्रश्न को पढ़ना है तथा उनके ऑप्शंस को जो भी आंसर उसके कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक भेजेंगे। इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स को लगातार सॉल्व करते रहने से आपकी तैयारी का स्तर एकदम बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर अपनी एक सरकारी सीट अवश्य निर्धारित कर पाएंगे। वीडियो को एक बार फिर से लाइक करेंगे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, इसमें भूगोल के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विविध के भी कुछ क्वेश्चंस का समावेशन किया गया है। प्रत्येक प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना, उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाबर एवं तराई क्षेत्रों में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए प्लाईवुड उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी फर्नीचर उद्योग या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भाबर एवं तराई प्रदेश में वनों पर आधारित उद्योग धंधों की प्रचुरता मिलती है क्योंकि इसमें वनीय क्षेत्र बहुत हैं, जंगल ज़्यादा हैं। इनमें जैसे बरेली है, नजीबाबाद, ज्वालापुर में बेंत हो गया, ठीक है। बरेली में दिया सलाई की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। फर्नीचर, कत्था, माचिस, अच्छा प्लाईवुड उद्योग सहारनपुर में, तो कागज़ उद्योग भी आपने आपने पढ़ा होगा पहले भी। अच्छा, खेल का सामान कहाँ मिलता है? मेरठ वगैरह में, ठीक है। तो मेरठ, आगरा, इनमें सब में खेल का सामान मिलता है। तो इस तरह से ये जो तीनों उद्योग हैं, यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। सभी उद्योग यानी प्लाईवुड उद्योग, कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग और आपका उपरोक्त सभी यानी सभी उद्योग यहाँ पर पाए जाएंगे। भाबर एवं तराई क्षेत्रों के जो उद्योग हैं उनमें सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा एवं यमुना के मैदानी भाग के पश्चिम एवं पूर्वी भाग की सीमा का निर्धारण किन नदियों द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए गंडक एवं यमुना, ऑप्शन बी यमुना एवं गंडक, ऑप्शन सी गंगा एवं गंडक, ऑप्शन डी गंगा एवं राप्ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें जो दोआब का इलाका है उसको आपसे पूछा जा रहा है कि दोआब में जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है या इसकी सीमाएं किन नदियों से निर्धारित होती हैं। तो देखिए, जब आप जो आपका उत्तर प्रदेश है उसका कुछ ढांचा, एक रफली फिगर ऐसे बना रहे हैं, उसका कुछ ढांचा आपका इस तरह है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो ढांचा है वो ऐसा। तो यहाँ से आपका दक्षिण की तरफ आपका बुंदेलखंड हो जाता है ये इलाका। तो आपकी यमुना और गंडक नदियाँ सही हो जाएगा, यानी यमुना एवं गंडक नदियों के द्वारा इसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद गंडक एवं यमुना, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे पश्चिमी एवं पूर्वी भाग यानी पूरब की तरफ गंडक नदी बहती है और पश्चिम की तरफ से यमुना नदी दो आपको निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा एवं यमुना मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना। गंगा यमुना के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ? प्राचीन काल से ही इस स्थान का उल्लेख है। बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की और ये एक्चुअल में घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा एवं गंडक यानी गंगा यमुना के अलावा ये भी नदियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। और इसका ऑप्शन है गंगा एवं सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है, नदियों के मार्ग परिवर्तन से बना है, ऑप्शन सी में विवर्तन क्रिया से बना है, अब ऑप्शन डी है बारिश से बना है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट बिल्कुल आपका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो गंगा एवं सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। अच्छा, अभी ये भी बताया सहायक नदियाँ कौन सी इसकी? तो गंगा यमुना की दोनों की जो कंबाइंड रूप से सहायक नदियाँ जैसे घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, गंडक और आपकी रामगंगा, इसके अलावा और भी छोटी छोटी नदियां हैं जैसे आपकी चंबल, बेतवा, इन सब नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से गंगा यमुना के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा यमुना के मैदानी भागों का ढाल किस ओर है? देखिए, आप पूरी तरह से किसी भी क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं तो उसका पूरा एनालिसिस आपको जानना ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो कहीं से भी आ सकता है, तो आप जब एक क्वेश्चन को कई तरह से पढ़ेंगे तो आपको वो उसका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पूछा रहा गंगा यमुना के मैदानी भागों का ढाल किस ओर है? तो ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर या ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर। इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें ढाल पूछा जा रहा है गंगा यमुना के मैदानी भागों का ढाल किस ओर है, ठीक है। तो देखिए, ढाल को सबसे जानने का तरीका ये है कि आपको
बेसिकली ये पता होना चाहिए कि हमारी नदियों का प्रवाह किस तरफ है, क्योंकि नदियाँ तो ऊंचाई से नीचे की तरफ ही बहेंगी ना। तो इनका ढाल जो है आपका नदियों के अकॉर्डिंग इनका ढाल जैसे देखेंगे गंगा यमुना के मैदानी भाग का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इनका ढाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, खादर क्षेत्र में किस तत्व की कमी पाई जाती है। देखिए खादर क्षेत्र में किस तत्व की कमी पाई जाती है। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपने गलत टिक किया है। ये कह रहा है कि गंगा यमुना के मैदानी भागों का ढाल किस ओर है, तो आपका इसका ऑप्शन जो है उत्तर पश्चिम, देखिए बोला सही गया, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। क्योंकि इधर से सहारनपुर की तरफ से आपकी गंगा नदी बागपत से यमुना नदी प्रवेश करती है और सीधे आपकी ऐसे बहते हुए बिहार की तरफ निकल जाती, तो आपका उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, खादर क्षेत्र में किस तत्व की कमी पाई जाती है। ऑप्शन ए है पोटास, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है चूना और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो देखिए जो खादर क्षेत्र है उसमें सामान्यतः पोटास, मैग्नीशियम, चूना एवं जीवाश्मों की अधिकता होती, जबकि उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, यूरिया को सबसे ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि यूरिया में आपका 46% जो सैक्स होते हैं ना यूरिया के बोरे, जो बोरियां होती हैं उनमें लिखा रहता है 46% नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, इस टाइप की चीज़ें। तो इन क्षेत्रों में जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे यूरिया की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो खादर क्षेत्र में यूरिया ज़्यादा डाली जाती है, यानी नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय दृष्टि से खादर को किन नामों से संबोधित किया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन है नवीन कांप, ऑप्शन बी है नूतन जलोढ़, ऑप्शन सी है मटियार दोमट या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो क्षेत्रीय दृष्टि से खादर को किन नामों से जाना जाता है, देखिए इसको नवीन कांप भी कहते हैं, नूतन जलोढ़ यानी नई जलोढ़ भी कहते हैं, और दोमट भी कहते हैं, मटियार दोमट। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बांगर क्षेत्र की मृदा में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है। ऑप्शन ए, अच्छा खादर का अपोजिट क्या होगा, बांगर, ठीक है। तो ये तो आप जान गए होंगे कि इसमें किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है, तो फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन, ठीक। इसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी बताया ना कि बांगर क्षेत्र की मृदा में फास्फोरस एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास जैसे तत्वों की यहाँ पर भी नमी न्यूनतम उनका मात्रक होता है। तो इसमें जो है जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी फास्फोरस सही हो जाएगा, इसकी अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल हैं। ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड बघेलखंड क्षेत्र एवं ऑप्शन सी है अवध क्षेत्र। ऑप्शन डी में आता है ए और बी दोनों। तो देखिए जो आपका दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र है इसमें आपका प्राकृतिक प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है 45,200 किलोमीटर, कितना है भाई, 45,200 किलोमीटर लगभग इसका पूरा क्षेत्रफल है। अच्छा, इस भूभाग के अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड आपका दोनों आता है। अच्छा, जबकि अवध क्षेत्र कहाँ था, ये गंगा और यमुना के बीच का मैदान है, ठीक है। तो आपका ए और बी यानी ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्रों की सीमा का किससे निर्धारण होता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, यमुना नदी, सरयू नदी, सोन नदी या राप्ती नदी। तो दक्षिणी पहाड़ी पठारी भूभाग की उत्तरी सीमा तो अभी बताया ना कि यमुना से यही यमुना नदी ही द्वाब को पठारी क्षेत्रों से अलग करती है, तो आपकी यमुना नदी एवं गंगा नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी यमुना नदी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र की दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा क्रमशः किनसे निर्धारित होती है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर फिर से आया कह रहे दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र की यानी एक क्रम से जो नदियाँ हैं उनका आपको एनालिसिस करना है। दक्षिणी पहाड़ी, तो इसमें ऑप्शन है आपका बिंद बेतवा केन, बिंध्यन केन बेतवा, बिंध्यन केन बेतवा या फिर आपका केन बेतवा बिंध्यन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका ऑप्शन नंबर बी बिंध्यन केन बेतवा सही हो जाएगा। बिंध्यन केन बेतवा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है,
दक्षिणी पठारों की पहाड़ी क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई यानी पूछी जा रही है आपसे। 200 मीटर है, 300 मीटर है, 400 मीटर है या फिर 500 मीटर है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बुंदेलखंड का निर्माण कैसे हुआ है? ऑप्शन ए है नीच चट्टानों से, ऑप्शन बी है नदियों द्वारा निक्षेपित मृदा से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए बुंदेलखंड का निर्माण दक्षिण उच्च प्रदेश में विंध्यन काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों से हुआ। ठीक है, अच्छा, निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मृदा भी लाई गई है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? इसको आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी महोबा सही हो जाएगा। महोबा का पान बहुत फेमस है। तो झांसी, श्रावस्ती, सोनभद्र, तो इसमें तीनों ऑप्शन गलत होंगे, बल्कि महोबा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां, इसमें पूछा जा रहा है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? देखिए लखनऊ, ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है सभी। तो लखनऊ, सोनभद्र, चुनार या कानपुर, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सोनभद्र सही हो जाएगा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन सोनभद्र यानी रेणुकूट में, ठीक है, सोनभद्र के रेणुकूट में स्थापित किया गया है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी, नागपुर, इलाहाबाद, जोधपुर, तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। अच्छा, झांसी में और क्या स्थित है? तो झांसी में जो है चारागाह अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए ये उत्तर प्रदेश से विविध है, अलग है, देश की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 16.6 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16.6% देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं? चलिए भाई, इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश के स्तर से, तो 21.6%, 22.6%, 23.6% या 20.69%। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश में 20.69% अनुसूचित जातियों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन में पूछ रहा है अनुसूचित जाति की प्रतिशतता की दृष्टि से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यहाँ पे राज्य का पूछ रहा, कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बिहार यानी पंजाब आपका सही हो जाएगा। देखिए बहुत लोग बिहार पे टिक कर रहे हैं, तो पंजाब इसमें सही होगा। अनुसूचित जाति की प्रतिशतता की दृष्टि से पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला स्थान कौन सा? देखिए पूरा पोस्टमार्टम हो रहा भैया आपका, ठीक है, यानी क्वेश्चन जब आप पूरी तरह से इनको एनालिसिस इनका पढ़ लेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अब पूछ रहा अनुसूचित जनसंख्या वाला स्थान यानी जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, तो इसमें आपका सीतापुर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती? देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति ऑप्शन ए है बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो आपकी थारू जनजाति है, देखिए उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे जनसंख्या की दृष्टि में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू ही है, क्योंकि इसकी संख्या सर्वाधिक है। अच्छा, ये पाई कहाँ कहाँ जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका यानी तराई क्षेत्र, जितने भी सब तराई क्षेत्र हैं और हिमालय से लगे हुए क्षेत्र, तो उन सभी में ये जातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी जनजातियां हैं हमारे प्रदेश में, जैसे बुक्सा जनजाति हो गई। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में ये भी रहते हैं। खरवार जनजाति हो गई, जैसे खरवारी जनजाति का जो निवास स्थान है वो आपका देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली,
मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जनपद में भी निवास करने वाली जनजातियां हैं। ठीक है। अच्छा, इनके मूल जब जन्म का यानी इनका मूल क्षेत्र जब देखा जाता है तो झारखंड राज्य का पलामू से ये विस्थापित होकर यहाँ पे आई हैं, लेकिन बरसों से यहाँ पे रह रही तो अब उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्तमान में वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य? बढ़िया क्वेश्चन है और आपको इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन ए है वस्तुओं एवं सेवाओं का उन्मुक्त प्रवाह, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी का उन्मुक्त प्रवाह, पूंजी का उन्मुक्त प्रवाह या उपयुक्त सभी। तो बढ़िया क्वेश्चन है, करें भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। जो वैश्वीकरण है उसका सबसे बढ़िया तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होता है। देखिए, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी यानी जो भी आपके इंडस्ट्री है, सिस्टम है, पूंजी, श्रम इत्यादि, ये सभी चीज़ों का जब बिल्कुल प्रवाह बिना किसी व्यवधान के होगा तो विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को समेकित करने की ये प्रक्रिया है, इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहे सबसे कम अनुसूचित जातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो इसको आपको देखना है। ऑप्शन ए है बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर या महोबा। देखिए, अभी तक आपने देखा था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती थी, सीतापुर था। ठीक है। अच्छा, सीतापुर के बाद आपका जो है क्रमशः जो प्रयागराज है, हरदोई है, आजमगढ़ है, खीरी है, इनमें जो है सबसे अधिक अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीतापुर के बाद प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी। किसी कॉपी पेपर से नोट डाउन करेंगे या तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा लिखने के लिए बड़ा पेज नहीं है, तो आप जो भी कमेंट्स किए जा रहे हैं उनको आप सुनेंगे और लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत। ऑप्शन है बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर या महोबा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बागपत बिल्कुल सही हो जाएगा। बागपत जिले में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता सबसे न्यूनतम है। इसके बाद बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, इनमें भी आपकी अनुसूचित जाति की संख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24वें क्वेश्चन में कह रहा है जनगणना का सही नारा क्या था? 2011 की जनगणना का सही नारा क्या था? ऑप्शन ए है एक देश एक जनगणना, ऑप्शन बी हमारी जनगणना हमारा भविष्य, या ऑप्शन सी अवर कॉमन फ्यूचर या सतत विकास के लिए जनगणना। तो इसका जो सही स्लोगन था यानी जो नारा था वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसका ऑप्शन नंबर बी यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य सही हो जाएगा। 2011 का सही नारा क्या था? हमारा भविष्य, हमारी जनगणना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के लिए सर्वोत्तम जलवायु कौन सी है? देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा जब देखेंगे आप इसके ऑप्शंस को, उष्ण, शीतोष्ण या मानसूनी, तो इसका ऑप्शन नंबर शीतोष्ण बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जहाँ पर गर्मी भी पड़े और जाड़ा भी पड़े, तो वो जलवायु जो है जनसंख्या की दृष्टि से भी भव्य होती है, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। जैसे हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये इसी तरह की जलवायु क्षेत्र वाले देश हैं। इसीलिए और देखिए जो आपका कुछ वायुदाब पेटियाँ होती हैं 23 डिग्री के बाद नॉर्थ की तरफ और उसके बाद साउथ की तरफ भी, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह की जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास के लिए सर्वोत्तम जलवायु क्षेत्र कौन से हैं? तो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी मृदा ताप का तीव्रता से अवशोषण करती है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है आपकी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी, जैसे आपने रंगों से ही पढ़ा होगा, जब प्रकाश कालेशन पढ़ा होगा, तो जो काला रंग होता है सबसे ज़्यादा प्रकाश का अवशोषण करता है, तो काली मिट्टी एकदम ऑप्शन नंबर करेक्ट सही हो जाएगा। देखिए, काली मिट्टी कपास क्षेत्र का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है और इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी काली मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी चौथा या ऑप्शन डी छठा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान देखिए राजस्थान,
मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ये 3 बड़े राज्य हैं इनसे। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। क्योंकि अब उत्तराखंड से ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, तो इसका इस टाइम पे चौथा स्थान हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक किन क्षेत्रों में पाया जाता है? महाद्वीपीय क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र या ए और बी दोनों? तो देखिए, जो आपका सागरीय क्षेत्र है वहाँ पे मॉडरेट टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, यानी कभी दिन ये कभी क्लाइमेट बदलती ही नहीं साल भर। ठीक है, मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट इसको बोलेंगे। इसके बाद जो एक्सट्रीम टाइप की यानी तापांतर जिसका जितना ज़्यादा होगा उसको उतनी ही एक्सट्रीम क्लाइमेट कहेंगे। ठीक है, तो आपका महाद्वीपीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, तो सागरीय क्षेत्र तो ऑप्शन हट गया। अच्छा, ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और सर्दी ही पड़ती है, यानी वहाँ पे तापांतर कम मिलता है, तो आपका महाद्वीपीय क्षेत्र इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महाद्वीपीय क्षेत्र में सबसे अधिक तापांतर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रवाह के अंतर्गत कौन से तत्व शामिल हैं? ऑप्शन ए है पूंजी, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन सी संसाधन या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? देखिए, ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया गया है, अगर आप इसको होमवर्क में कर लें तो और अच्छा रहेगा। इसका आंसर आपको अपने आप देना है। उत्तर प्रदेश में खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 1996, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी 1999। तो अभी तक आपके आंसर नहीं आए, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1998 सही हो जाएगा। जो खनिज नीति की घोषणा है वो 1998 में की गई थी। अच्छा, पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना सन 1974 ईस्वी में की गई थी। तो इस तरह से भूगोल विविध के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस या इस वीडियो का यहीं से अंत करते हैं, और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इन प्रैक्टिस सेट को लगातार सॉल्व करते रहेंगे, आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।